नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। भूचाल तो सही शब्द है। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से। लेकिन इसकी जड़ें वो कहीं ज्यादा गहरी हैं। हमारे सामने 12 दिसंबर 2025 का एक समाचार विश्लेषण है जो इस पूरे मामले की परतें खोलता है। हम्म। और मुद्दा सिर्फ हार जीत का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया की जो बुनियाद है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, क्या उस पर से भरोसा ही खत्म हो रहा है? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ बिहार चुनाव के नतीजों पर एक तात्कालिक गुस्सा नहीं है। हमारे हाथ जो विश्लेषण लगा है वो साफ बताता है कि ये सालों से सुलग रही एक चिंगारी है जो अब आग बन चुकी है। तो आज की चर्चा में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम यही देखेंगे कि विपक्ष के आरोप सिर्फ बयानबाजी हैं या उनमें कोई ठोस दम भी हैं। सरकार और चुनाव आयोग जैसी जो संस्थाएं हैं उनका इस पर क्या रुख है, और सबसे बड़ा सवाल, इन सबका हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये तूफान उठा। बिहार। बिहार, नवंबर 2025। चुनाव नतीजे आते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 243 में से 200 से ज्यादा सीटें मिलती हैं। विपक्ष इसे अविश्वसनीय कहता है, जो खैर हारने वाली पार्टी के लिए सामान्य बात है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा आरोप सामने आया जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। हाँ, और यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है। विपक्ष ने दावा किया कि कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुछ बीजेपी उम्मीदवारों को लगभग एक जैसे वोट मिले। एक मिनट, ये लगभग एक जैसे वोट वाली बात थोड़ी और समझाइए। मतलब क्या स्रोत में इसका कोई ठोस उदाहरण है? हम कितने वोटों के अंतर की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, स्रोत में सटीक आंकड़े तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आरोप का सार ये है कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वोटरों की संख्या, उनके मुद्दे, डेमोग्राफी सब कुछ अलग है, वहां कुछ उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या में इतनी समानता होना सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव है। अच्छा। विपक्ष का तर्क है कि ऐसा संयोग से नहीं हो सकता। ये किसी प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम या किसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है, और यही आरोप इस पूरे विवाद को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से उठाकर तकनीकी जांच के दायरे में ले आता है। और शायद इसी वजह से जब गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज किया, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके जवाब को पूरी तरह से रक्षात्मक बताया। उन्होंने संसद के बाहर कुछ सीधे और कह सकते हैं चुभने वाले सवाल दागे। हाँ, और वो सवाल सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। विश्लेषण के मुताबिक उन्होंने पूछा, वोटर लिस्ट पारदर्शी क्यों नहीं है? ईवीएम की जो डिजाइन है उसकी तकनीक, उसे विपक्षी दलों से क्यों छिपाया जाता है? और उन्होंने कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया था, है ना? जी, उन्होंने हरियाणा और बिहार की कुछ घटनाओं का जिक्र किया जहां कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता वोट डालते हुए पकड़े गए थे, और दावा किया कि इसके ठोस सबूत भी पेश किए गए थे। बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर भी सवाल उठाया। ये एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव था। बिल्कुल। और उसी से जुड़ा अगला सवाल था कि नए कानून में चुनाव आयुक्तों को इतनी कानूनी सुरक्षा या छूट क्यों दी गई है? विपक्ष इन सभी चीजों को अलग अलग नहीं देख रहा। उनका कहना है कि ये सब जुड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश जहां चुनावी मशीनरी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ता जाए और पारदर्शिता कम होती जाए। ये सिर्फ एक मैच हारने की शिकायत नहीं है, ये आरोप है कि आप खेल के नियम और रेफरी दोनों को बदल रहे हैं। तो मतलब ये अविश्वास आज का नहीं है, ये तो सालों से पनप रहा है। बहुत पहले से। स्रोत हमें 2024 के चुनावों की भी याद दिलाते हैं, जब राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और वो ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ वो नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएं, तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। जीत की हालत में भी भरोसा नहीं। हाँ, ये बयान सिर्फ राजनीतिक हताशा नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि भरोसे का धागा किस हद तक टूट चुका है। जब एक बड़ा राष्ट्रीय नेता और एक बड़े राज्य का क्षत्रप दोनों जीत की स्थिति में भी प्रक्रिया पर शक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके लिए चुनावी नतीजा अब सिस्टम की ईमानदारी का सबूत रहा ही नहीं। इसी अविश्वास से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी का जिक्र इस विश्लेषण में है। इसे कहा गया है चयनात्मक हेरफेर।
सेलेक्टिव मैनिपुलेशन। हाँ, या कह सकते हैं सोच समझकर की गई धांधली। ये क्या है? ये थ्योरी ये एक बहुत ही शातिर रणनीति की ओर इशारा करती है। आरोप ये है कि हेरफेर हर चुनाव और हर जगह नहीं किया जाता। अच्छा। बीजेपी पर आरोप है कि वो सिर्फ लोकसभा और उन प्रमुख राज्यों के चुनावों में चुनिंदा तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी करती है, जहां जीतना उसके लिए रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर पंजाब, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल कैसे जीत जाते हैं? यही सवाल तो सत्ता पक्ष हमेशा पूछता है। और इसी सवाल के जवाब में ये थ्योरी सामने आती है। इस थ्योरी के मुताबिक इन राज्यों में विपक्ष को जीतने दिया जाता है। जीतने दिया जाता है। हाँ, इसका मकसद है लोकतंत्र के कामकाज का एक भ्रम बनाए रखना। सोचिए, अगर हर चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी जीतेगी तो धांधली के आरोप बहुत आसानी से सच लगने लगेंगे, है ना? सही बात है। लेकिन अगर विपक्ष कुछ राज्यों में जीतता है तो एक आवरण बना रहता है। इससे सत्ता पक्ष ये तर्क दे सकता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये पार्टियां कैसे जीतती। वाह! तो ये चयनात्मक हेरफेर की थ्योरी सिर्फ धांधली का आरोप नहीं है। ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात हो गई। मतलब विपक्ष को इतनी जीत दे दो कि वो खुद ही अपनी हार की असली वजह पर सवाल न उठा पाए। बिल्कुल। ये थ्योरी कहती है कि सबसे बड़ी हेरफेर वोटों में नहीं बल्कि भरोसे में की जाती है। अगर आप विपक्ष को कुछ राज्यों में जीतने देते हैं तो आप उनके सबसे बड़े हथियार यानी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर शक, उसी को कुंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला आरोप है। बहुत गंभीर। और जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो जाहिर है सबकी नजरें उन संस्थानों पर टिक जाती हैं जिनका काम ही निष्पक्ष चुनाव कराना है, जैसे कि भारत का चुनाव आयोग और हमारी अदालतें। लेकिन स्रोत बताता है कि यहाँ भी एक अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, चुनाव आयोग मतलब ईसीआई पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों की एक लंबी लिस्ट है। आयोग मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करने से क्यों इनकार करता है? वोटों की गिनती में जब गड़बड़ियां सामने आती हैं या कुल वोट और पड़े हुए वोटों में अंतर होता है तो आयोग चुप क्यों साध लेता है? कई राज्यों में रातों रात वोटर लिस्ट में हजारों नाम कैसे जोड़ या कट जाते हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल वीवीपीएटी को लेकर है। आयोग 100% वीवीपीएटी ईवीएम मिलान की मांग को लगातार क्यों टालता रहा है? मतलब वो जो पर्ची निकलती है ये कंफर्म करने के लिए कि आपका वोट सही जगह गया, बिल्कुल। उस हर पर्ची को ईवीएम के टोटल से मिलाने में क्या दिक्कत है? इस पर चुनाव आयोग का अपना एक तर्क है। उनका कहना है कि 100% वीवीपीएटी मिलान में कई दिन लग सकते हैं, जिससे नतीजों में बहुत देरी होगी और पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाएगी। अच्छा। उनका मानना है कि मौजूदा सिस्टम जिसमें कुछ प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान होता है वो ईवीएम की विश्वसनीयता साबित करने के लिए काफी है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता वो नतीजों की रफ्तार से कहीं ज्यादा जरूरी है। रफ्तार बनाम भरोसा। सही कहा। यहीं पर दोनों पक्षों में टकराव है। और ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक ही सीमित नहीं है। विश्लेषण में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का भी जिक्र है। ये बताया गया है कि अदालत ने ईवीएम में पारदर्शिता की मांग करने वाली कई तत्काल याचिकाओं को बार-बार खारिज कर दिया है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर संवैधानिक निगरानी संस्थाएं ही इन चिंताओं को दूर नहीं करेंगी तो विपक्ष या कोई भी आम नागरिक अपनी शिकायत लेके कहां जाएगा? सही बात है। ये उस भावना को और मजबूत करता है जिसे लेख में लोकतांत्रिक स्पेस का सिकुड़ना कहा गया है। जब सवाल पूछने के रास्ते ही बंद होने लगे तो शक और गहरा हो जाता है। इसका एक जमीनी उदाहरण भी स्रोत में दिया गया है। 2024 में सोलापुर के मरकड़वाड़ी गांव की घटना का जिक्र है, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने ईवीएम पर भरोसा न होने के कारण उसकी विश्वसनीयता परखने के लिए एक मॉक मतलब एक नकली बैलेट पेपर चुनाव कराने की योजना बनाई। ये घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब लोगों ने खुद सच जानने की कोशिश की तो क्या हुआ? क्या हुआ? स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बल प्रयोग की धमकी देकर उस चुनाव को रद्द करवा दिया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे जमीनी स्तर पर भी जांच पड़ताल को रोका जा रहा है। विपक्ष का तर्क यही है कि अगर सिस्टम इतना ही पारदर्शी और फूल प्रूफ है तो किसी भी तरह के स्वतंत्र ऑडिट या सार्वजनिक परीक्षण से डर क्यों लगता है? इस तरह की कार्रवाइयां भरोसे को और कम करती हैं, ये धारणा बनाती हैं कि जरूर कुछ छिपाया जा रहा है। तो अगर ये तकनीकी और संस्थागत आरोप इतने गंभीर हैं, तो ये देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा क्यों नहीं है? क्यों ज्यादातर चर्चा दूसरी चीजों पर होती है? यहीं पर विश्लेषण एक और दिलचस्प थ्योरी पेश करता है। हाँ, ये एक राजनीतिक शोध अध्ययन से आती है जिसका शीर्षक है
अनवेलिंग द स्मोक स्क्रीन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारतीय लोकतंत्र के धुएं के पर्दे को हटाना। स्मोक स्क्रीन, धुएं का पर्दा, इसका क्या मतलब हुआ? इस थ्योरी के मुताबिक सत्ताधारी दल एक दोहरी रणनीति पर काम करता है। एक तरफ जनता के सामने कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे भावनात्मक मुद्दे रखे जाते हैं। ठीक है। ये एक धुएं का पर्दा बनाते हैं जिसमें जनता और मीडिया उलझे रहते हैं। और इस पर्दे के पीछे? इस थ्योरी के अनुसार पर्दे के पीछे कथित तौर पर तकनीकी और संस्थागत हेरफेर का असली खेल चलता है। ये स्मोक स्क्रीन सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक बहस इन भावनात्मक मुद्दों पर ही केंद्रित रहे और ईवीएम की तकनीक, चुनाव आयोग की भूमिका, इन जैसे जटिल सवालों पर किसी का ध्यान ही ना जाए। वाह! ये एक तरह से ध्यान भटकाने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित रणनीति है। तो एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं और राष्ट्रवाद का नैरेटिव चल रहा है, और इस थ्योरी के मुताबिक पर्दे के पीछे पूरी चुनावी मशीनरी पर ही सवाल है। ये तो दो अलग-अलग दुनिया एक साथ चलाने जैसा है। जी, और शायद यही वजह है कि बीजेपी की जीत को हमेशा लोकप्रिय समर्थन का नतीजा बताया जाता है और तकनीकी सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है। और इसी संदर्भ में विश्लेषण में दिया गया एक आंकड़ा, वो बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, आरएमएन फाउंडेशन का पोल। जी, आरएमएन फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने एक पोल किया। उसमें पूछा गया कि चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या पुराने बैलेट पेपर से। क्या नतीजा रहा होगा? मुझे लगता है ज्यादातर शहरी लोग शायद ईवीएम के पक्ष में होंगे। नतीजा इसका ठीक उल्टा है। पोल के मुताबिक 89% लोगों ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। 89%? जी, 89%। सिर्फ 9% लोगों ने ईवीएम का समर्थन किया। यह आंकड़ा बताता है कि विपक्ष की चिंताएं सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में भी ईवीएम को लेकर गहरा शक है। भले ये शक मुख्यधारा की मीडिया में रोज न दिखाई देता हो। बिल्कुल। 89%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये सार्वजनिक भावना और आधिकारिक नीति के बीच एक गहरी खाई की ओर इशारा करता है। अगर लगभग 90% लोग एक अलग प्रणाली चाहते हैं और फिर भी मौजूदा प्रणाली को बिना किसी खास बदलाव के जारी रखा जाता है, तो ये तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर ही सवाल खड़े करता है। और यही इस पूरे संकट का सार है। तो हमने बिहार चुनाव से उठे सवालों को देखा, ईवीएम पर अविश्वास के पुराने इतिहास को समझा, चयनात्मक हेरफेर की और स्मोक स्क्रीन जैसी गंभीर थ्योरीज पर बात की, और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका पर उठते प्रश्नों को भी टटोला। ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिर इन सब का मतलब क्या है? विश्लेषण के मुताबिक हम एक खतरनाक गतिरोध पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ विपक्ष है जो अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और यहां तक कि ईवीएम आधारित चुनावों के बहिष्कार की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं जो अपने रुख पर कायम हैं और इन सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर रही हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां संवाद की, एक दूसरे की बात सुनने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। तो आगे क्या? लेख जिस सवाल पर खत्म होता है वही शायद हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत के चुनाव उतने ही पारदर्शी और निष्पक्ष हैं जितना दावा किया जाता है? इस विश्लेषण में चुनावों के बहिष्कार की बात कही गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और इसी पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें कई पार्टियां और करोड़ों वोटर शामिल हैं, वो चुनावी प्रक्रिया पर ही अपना विश्वास खो दें, तो उस लोकतंत्र के भविष्य का क्या होगा? तब क्या होता है जब वोट डालने का पवित्र कार्य ही सबसे बड़े विवाद का विषय बन जाए?